हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने राष्ट्रपति वाले अध्याय की शुरुआत की थी। तो आज हम लोग राष्ट्रपति वाले अध्याय के चौथे लेक्चर को देखेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पर पॉलिटी का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इंडियन पॉलिटी का जितना भी आपका IAS और PCS का पूरा सिलेबस होगा उसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम लोग GS2 में IR को कंप्लीट करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, प्लस राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से। राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकार, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग कार्यपालकीय शक्तियों को भी देखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार का मतलब यह होता है कि वे अधिकार जो आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर राष्ट्रपति को प्राप्त होते उन्हें राष्ट्रपति का विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे जो अधिकार हमें नहीं प्राप्त हैं, जो अधिकार आपको नहीं प्राप्त हैं, वो अधिकार जो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं, वे अधिकार जो सिर्फ किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उन्हें विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे अभी हम लोग राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, तो वे अधिकार जो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कहते हैं। तो विशेषाधिकार का मतलब क्या हो गया? वे अधिकार जो सिर्फ आम नागरिकों को प्राप्त ना होकर, जो आम नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें विशेषाधिकार कहते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो वे अधिकार जो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कहते हैं। ये आम नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको ये बात समझ के चलना होगा कि विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है। वे अधिकार जो आम नागरिकों को प्राप्त ना हो गए किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उन्हें विशेषाधिकार कहते हैं। तो ये एक विशेषाधिकार का एक मतलब हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो पहला ये हो गया कि राष्ट्रपति को तीन विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो उन विशेषाधिकारों को हम लोग देखेंगे। और जो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वही विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त होते हैं। तो आर्टिकल 361 में राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 361 में राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति व राज्यपाल को एक तरह के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उसका उल्लेख आर्टिकल 361 में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल समझ के चलना होगा। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से IAS में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला विशेषाधिकार ये है कि आपराधिक मामलों में पद पर रहने के दौरान आपराधिक मामलों में राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो पहला कौन सा विशेषाधिकार हो गया कि पद पर रहने के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो यदि जैसे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, यदि राष्ट्रपति कोई अपराध कर भी दे तो राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। भले ही राष्ट्रपति कोई भी अपराध कर दे, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। तो ये पहला विशेषाधिकार प्राप्त होगा। ये राष्ट्रपति को भी प्राप्त होता है और ये राज्यपाल को भी प्राप्त होता है कि पद पर रहने के दौरान
राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक मामलों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। आपराधिक मामले कौन से होते हैं? जैसे हत्या हो गया, रेप, बलात्कार हो गया, ये सभी आपराधिक मामले होते हैं। तो पद पर रहने के दौरान आपराधिक मामलों में राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? सिविल मामलों में 2 माह की पूर्व सूचना पर कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो सिविल मामलों में राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, तब जाके राष्ट्रपति के विरुद्ध सिविल मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। तो आपराधिक मामलों में पद पर रहने के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जा सकती है। पद पर रहने के दौरान यदि राष्ट्रपति अपराध कर भी दे तो राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जाएगी। लेकिन सिविल मामलों में राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन इसकी सूचना 2 माह पूर्व राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया कि राष्ट्रपति जब भी अपने कर्तव्य या जो शक्तियों का निष्पादन करेगा तो वो किसी भी न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी न्यायपालिका राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों को निष्पादन करने के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश नहीं दे सकता। यदि राष्ट्रपति कोई भी अपनी कर्तव्यों या शक्तियों का निष्पादन करता है तो वो किसी भी न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोई भी न्यायपालिका राष्ट्रपति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश नहीं दे सकती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। तो तीसरा देख लेते हैं। ये दो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आप लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति जब भी अपनी कर्तव्य व शक्तियों का निष्पादन करे, परफॉर्म करे, तो वो किसी भी न्यायपालिका के समक्ष जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। तो तीसरा देखते हैं। राष्ट्रपति कर्तव्य या शक्तियों का निष्पादन करते समय निष्पादन का मतलब क्या होता है? परफॉर्म। निष्पादन करते समय किसी भी न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये तीसरा हो गया। तो पहला देख लेते हैं, पहला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। आपराधिक मामलों में कोई कार्रवाई की शुरुआत नहीं होगी। सिविल मामलों में कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। तथा 2 माह की पूर्व सूचना पर। तीसरा क्या होगा कि किसी भी न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के ये विशेषाधिकार हो गए, आर्टिकल 361 में उल्लेख किया गया है। और जो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वही विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त होते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपराधिक मामलों में राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जाएगी। सिविल मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन 2 माह की पूर्व सूचना पर, 2 माह पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी, तब जाके सिविल मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। तीसरा क्या होगा कि जब भी राष्ट्रपति अपने कर्तव्य या शक्तियों का निष्पादन करेगा तो वो किसी भी न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी न्यायपालिका राष्ट्रपति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश नहीं दे सकती है। तो ये 3 विशेष अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं तथा राज्यपाल को भी प्राप्त हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये 3 आप लोग ऐसे शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं इस तरह से। आपराधिक मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी,
सिविल मामलों में 2 माह की पूर्व सूचना पर कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है तथा न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये शॉर्ट में ऐसे नोट्स बना सकते हैं। विशेषाधिकार, ये आपका शॉर्ट नोट्स बन सकता है। ऐसे इस तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल लिखने की पूरी भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में नोट्स बनाइए सो दैट यू कैन रिवाइज इजली बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स की ट्रिक हो गई। इस तरह से आप लोग अपने डिटेल में नोट्स बना सकते हैं, लेकिन डिटेल में नोट्स मत बनाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए जिससे आप लोग आराम से रिवाइज कर सकें। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियां, कार्यपालकीय शक्तियां। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि संघ की कार्यपालकीय शक्तियां, संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किसमें निहित होती? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऐसा आर्टिकल 53 में बोला गया था। तो आर्टिकल 53 में क्या बोला गया था कि जो भी संघ की कार्यपालकीय शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होती? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान कहते हैं तथा प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहते हैं, क्योंकि कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जबकि इनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख या प्रशासनिक प्रमुख भी कहते हैं। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जितने भी संघ सरकार के कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि संघ सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। संघ सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ये आर्टिकल 53 में बोला गया था। तो संघ की कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। और जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। ये थोड़ा बेसिक हम लोग ने देख लिया कि हम लोग जो कार्यपालकीय शक्तियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों ने बेसिक को समझ लिया, जिससे हम लोग को रिवाइज भी होता चले। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कौन सा? संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारे देश का प्रमुख कौन है, तो हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। जब से ऐसे कोई स्पेसिफिक करके पूछा जाए कि हमारे देश का वास्तविक प्रमुख कौन है, तब हमारे देश के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, जबकि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं। तो हमारे देश का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार आईएएस में पूछे गए हैं, कई बार पीसीएस में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ आपको समझ के चलना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो कार्यपालकीय शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियां। कार्यपालकीय शक्तियां, तो सबसे प्रमुख जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तथा दूसरी कौन सी है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, नियुक्ति करना। तो ये सबसे प्रमुख राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्ति है। कार्यपालकीय शक्ति सबसे प्रमुख कार्यपालकीय शक्ति। तो इसमें जो राष्ट्रपति की एक सबसे प्रमुख कार्यपालकीय शक्ति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना तथा प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना सबसे प्रमुख कार्यपालकीय शक्ति है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करते हैं। इसका
जो लोकसभा में चुनाव होता है, तो लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, तो उस बहुमत प्राप्त दल के लोग अपना एक नेता चुनते हैं। वो नेता राज्यसभा का भी हो सकता है, वो नेता लोकसभा का भी हो सकता है। उसी नेता की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, एक डायग्राम से समझेंगे, जिससे आपको जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए बिल्कुल, उसमें 1% आपको डाउट ना रहे। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। कैसे होती है अब उसको देख लेते हैं, डायग्राम से समझेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये प्रधानमंत्री, जैसे लोकसभा का ये चुनाव हुआ, ये लोकसभा हो गई, लोकसभा हो गई है। अब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त होता है, मान लीजिए किसी दल को बहुमत प्राप्त हो गया, तो बहुमत प्राप्त दल के लोग, बहुमत प्राप्त जो दल होता है वो किसी एक व्यक्ति को अपना नेता मान लेंगे। जो भी बहुमत प्राप्त दल के जो सांसद होंगे वो किसी एक व्यक्ति को अपना नेता मान लेंगे, और वो नेता राज्यसभा से भी हो सकता है, वो नेता लोकसभा से भी हो सकता है। जो बहुमत प्राप्त दल के सांसद हैं वो किसी एक व्यक्ति को अपना नेता मान लेंगे, तथा वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, और इसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो जो जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के सांसद किसी एक व्यक्ति को अपना नेता मान लेते हैं। वो नेता राज्यसभा से भी हो सकता है, वो नेता लोकसभा से भी हो सकता है, और इसी नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में की जाती है। तो जैसे जो नरेंद्र मोदी हैं वो लोकसभा के नेता, नरेंद्र मोदी हैं वो लोकसभा के सदस्य थे, इन्हें नेता माना गया, तथा राज्यसभा में मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, तथा वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वे लोकसभा के सदस्य हैं, जबकि जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ के चलना है। और जो चुनाव होता है वो सांसदों का चुनाव होता है, वो किसी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। सांसद मिलकर किसी व्यक्ति को अपना नेता का चयन कर, नेता को चुनते, अपना नेता मानते, और उस नेता की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल आपको समझ के चलना होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेता लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। लोकसभा में ये बहुमत प्राप्त दल के सांसद क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेंगे, और इसी नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी प्रधानमंत्री के रूप में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेंगे, तो आपके पूरे जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे। ये आपको डायग्राम याद रखना है। ये लोकसभा हो गई, और ये बहुमत प्राप्त दल के जो सांसद हो गए, ये सब ऐसा पूरा प्रोसेस होता है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, इसी तरह से जो मनमोहन सिंह है वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा राष्ट्रपति, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाएगा। तीसरा हो गया राज्यपाल, और इधर मुख्य न्यायाधीश। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये प्रमुख कार्यपाल की शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे आईएएस में जरूर पूछा जा सकता है।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही सिंपल लगेगा। प्रधानमंत्री का पहला ऑप्शन निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। दूसरा चयन होता है। तीसरा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो ये इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए, ये वाला ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा के क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का चयन होता है, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसे आप लोग क्वेश्चन को, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जब भी आप लोग आईएएस और पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति वाले पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, निर्वाचित कर लीजिए। इधर चयन होता है और इधर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कोई नहीं, चौथा कर लीजिए, कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला कौन सी शक्ति हो गई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये पहली शक्ति हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये दूसरी हो गई, सदस्यों की नियुक्ति करना। तीसरा कौन सा हो गया? कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। नियुक्ति करना। चौथा कौन सा हो गया? सीएजी की नियुक्ति करना। आपने सीएजी का नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करना। पांचवा, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना। तो ये सभी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो किस किस की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए, सीएजी हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य जो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी इलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं, वो उन सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसके अलावा कौन होता है उसे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हो गए, जितने भी न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये दो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा किन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं और कौन किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो छठा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये हो गया छठा पॉइंट। और सातवां हो गया संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? जैसे
किसी दो राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाए, किसी दो राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाए तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे किसी एक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग होता है, इसी तरह से दो राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाए तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 8वां, तो इस तरह से इतने सदस्य हो गए जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आठवां, राज्यपाल भी हो गए। एक राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सभी इतने लोग हो गए जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम लोग देखेंगे एक दो राष्ट्रपति की और कार्यपालिकी शक्तियां, उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यपालिकी शक्तियां, तो उनको भी वो आईएएस में कई बार पूछे भी गए, तो आपको समझ के याद करना होगा, इससे आपके कोई भी क्वेश्चन आईएएस में गलत ना हो। तो एक और दूसरी कार्यपालिकी शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए, केंद्र सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए नियम बनाता है। नियम बनाता है, तो ये आपको याद रखना होगा। कौन नियम बनाता है? जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए, केंद्र सरकार के कार्यों को आसान बनाने के लिए नियम बनाता है। तो ये संविधान में लिखा हुआ, लेकिन जो वास्तविक रूप से नियम कौन बनाता है? प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से नियम बनाते हैं। जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए नियम कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति नियम बनाते हैं। आपको संविधान के अनुसार अपना आंसर पे टिक करना होगा। तो प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से नियम बनाते हैं, लेकिन जो संवैधानिक रूप से, जो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया कि वो राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए नियमों को बनाते हैं। तो आपको अपने आंसर पे जो राष्ट्रपति वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। लेकिन यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपने जो कार्यों को सुगम बनाने के लिए नियमों को बनाते हैं। तो ये हो गया। एक और हो गया दूसरा, ये तीसरी देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रियों को कार्यों का बंटवारा करते हैं। कार्यों का बंटवारा करते हैं। तो ये सभी कार्य, ये संवैधानिक शक्तियां ये राष्ट्रपति के लिए बोली गई हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल समझ के चलना होगा कि संवैधानिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो वास्तविक रूप से जो मंत्रियों को कार्यों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो कार्यों का बंटवारा कौन करता है, तो आपको किस आंसर पर टिक करना होगा? किस आंसर पर टिक करना होगा? राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करते हैं। तो हमें संविधान के अनुसार चलना होगा, संविधान के अनुसार अपने क्वेश्चन को रिप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हम लोग की कार्यपालिकी शक्तियों का जो कार्यपालिकी शक्तियों का आज का लेक्चर था वो हम लोग का समाप्त हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं और राष्ट्रपति की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां। तो उन सभी शक्तियों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा संघ सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए पहला हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नियम बनाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट,
संघ सरकार के, तो संघ सरकार का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार। संघ सरकार के मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि संघ सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नियम बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि संघ सरकार के जो कार्य होते हैं उनको सुगम बनाने के लिए जो नियम होते हैं वो कौन बनाता है, वो राष्ट्रपति बनाते हैं, तथा राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करते हैं। तो वास्तविक रूप में ऐसा होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति जी ऐसा करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग चेंज करके राष्ट्रपति कर दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बदल के राष्ट्रपति कर दें तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तो आपको राष्ट्रपति को ध्यान में रखना है, जिस तरह से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। गाइस थैंक यू सो मच।